हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर स्टार्ट करेंगे आपका मॉडर्न फिजिक्स। और दोस्तों, मेहनत करो, पूरे दिल से मेहनत करो। ऐसे थोड़े मोड़े पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे भाई। पूरे लेक्चर को देखना और लास्ट में देख के जाना। और लास्ट में कुछ ऐसी बातें बोलूंगा ना जो आपके दिल को छुएगा मेरे भाई, दिल को छुएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे बार्ट्स लॉ, उसके क्रॉम्पटन शिफ्ट के पूरे डेरिवेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक्सरे गामा रेज का वेवलेंथ कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कैसे सीरियल वाइज वो सीरीज में ऑर्डर होता है वो बताऊंगा। उसका बाद ये आपका मॉडर्न फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। पूरे फुल कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूँ। क्लास 12 के बच्चे हो, क्लास 11 के बच्चे हो, एनडीए, एयर फोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या जेई के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट के बच्चे हो, सारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, बार्ट्स लॉ बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते मेरे भाई, ये छोड़ देते हैं। मगर इस जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक अगर आपके थिंकिंग स्किल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सब टॉपिक छोड़ने का बिल्कुल नहीं, पूरे अच्छे तरीके से सीखने का। देखिए, बार्ट्स लॉ क्या बोलता है, सिंपली समझो। देखो क्या बोल रहा है ये, दिस स्टेट दैट व्हेन एक्सरे इज इंसिडेंट ऑनटू ए क्रिस्टल सरफेस, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम एंगल एज स्कैटरिंग थीटा। मतलब कह रहा है कि कोई भी एक्सरे जो इंसिडेंट करता है, किस पे इंसिडेंट करता है, क्रिस्टल सरफेस पे। क्रिस्टल सरफेस पे जैसे ही एक्सरे क्या करता है, इंसिडेंट करता है, मतलब गिरता है। जैसे ही एक्सरे आपका क्रिस्टल सरफेस पे गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, थीटा, वो किस बैक विद द सेम एंगल ऑफ स्कैटरिंग। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाता है वही एंगल के साथ वो रिटर्न बैक होता है, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी थीटा होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ स्कैटरिंग दोनों क्या होता है, थीटा इक्वल होते हैं। उसी एंगल में रिटर्न बैक हो जाता है। किस पे, आपका इंसिडेंट। तो व्हेन द एक्सरे इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल सरफेस, एक्सरे जैसे ही आपका क्रिस्टल सरफेस पे क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा रिफ्लेक्ट सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, सेम एंगल किसका, स्कैटरिंग का, थीटा पे। अब देखो, इतना समझ में आ गया। एंड व्हेन द पाथ डिफरेंस इज डी इज इक्वल टू द होल नंबर ऑफ एन। मतलब बोल रहा है कि इसका पाथ डिफरेंस डी है ना, वो किसके इक्वल होगा, होल नंबर के इक्वल होगा। होल नंबर के इक्वल होगा इन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, किसके, वेवलेंथ लेमडा के। तो आपका हो जाएगा क्या, ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी अकर। देखो, दो टाइप होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे ही आपका क्रिस्टल सरफेस पे जैसे ही आपका एक्सरे इंसिडेंट करेगा, उसके बाद होगा क्या, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या करेगा, थीटा एंगल प्रोवाइड करेगा। वही स्कैटरिंग एंगल का भी रिफ्लेक्ट बैक थीटा एंगल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जिसका पाथ डिफरेंस डी होगा, और उसके बाद क्या होगा, इक्वल टू द होल नंबर के इक्वल होगा, और वेवलेंथ लेमडा ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकर। तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करेगा, बनेगा। डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, वो कमेंट सेक्शन लिख रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव आपका ऐसे बनता है। अब देखो फिगर से, देखिए कोई रे ऑफ लाइट क्या किया, इंसिडेंट किया। रे ऑफ लाइट, ये रे 1 है, रे 2 है, ये रे 1 है, मान लीजिए ये रे 2 है, ये रे 1 है, ठीक है ना, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। देखिए, ये रे 1 है, रे 2 है। इंसिडेंट लाइट क्या किया, यहाँ पे इंसिडेंट किया तो इसके थीटा की वैल्यू क्या है, आपके जो एंगल बनाया ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या है, डी साइन थीटा। ये भी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक किया, डी साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए, इंसिडेंट किया और इस सरफेस पे क्या रिफ्लेक्टेड बैक कर गया, फिर रिफ्लेक्ट किया, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक किया। और इसके दोनों के बीच के डिफरेंस क्या है, डी है। दोनों के बीच के डिफरेंस डी है। देख लीजिए, यहाँ पर डी दे रखा है। आपका क्या हुआ, एक एंगल इंसिडेंट किया, सेम एंगल बनाते हुए आपका क्या स्कैटरिंग करते हुए सेम एंगल फिर प्रोवाइड किया, डी साइन थीटा। तो ये बात आप समझ लेना, फिगर नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंस्ट्रक्टिव का एग्जाम में पूछा आता है। देखिए, इन दिस डायग्राम बीम ऑफ एक्सरे इंसिडेंट थीटा गेट डिफ्रैक्टेड एज शोन इन द फिगर। देखिए, थीटा डिग्री यहाँ पर आ रहा है ना, देखिए इंसिडेंट किया थीटा डिग्री पे, और डिफ्रैक्टेड कैसे कर रहा है, यहाँ पर थीटा डिग्री का 90 डिग्री बनाया, फिर रिफ्लेक्टेड बैक करके ये रिटर्न चला गया। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे तरीके से। उसका क्लियरली पार्ट डिफरेंस बिटवीन रे 1 एंड रे 2, रे 1 और रे 2 के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है। तो पार्ट डिफरेंस रे 1 रे 2 का क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा, 2d sin डी साइन डी साइन थीटा, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा आपका क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, पार्ट डिफरेंस 2d sin थीटा।
रे वन देखिए यहाँ पर ध्यान से, नहीं समझ में आया तो रे वन यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद सरफेस पे रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद सेम एंगल बना के वो क्या किया, वो रिटर्न बैक हो गया स्कैटरिंग वाला एंगल बना के। तो देख लीजिए रिफ्लेक्ट किया, रे टू दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, तो उसी एंगल को बोलेंगे दोनों एंगल का सेम हो गया। और पार्ट डिफरेंस जैसे ही पूछे आपसे रे वन रे टू की तो 2d sin थीटा। अगर आपसे पूछे फॉर मैक्सिमम ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल, मतलब यहां से कितना मैक्सिमा एक्सरे डिफ्रैक्टेड हो रहा है, तो आपको बताना 2d sin थीटा इज इक्वल टू n पाई। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके फॉर्मूले पूछते आते हैं। मैक्सिमम एक्सरे डिफ्रैक्टेड, देन वी विल से दैट 2d sin थीटा n पाई, 2d sin थीटा n पाई। और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर कभी कभी एंगल की वैल्यू मांग ली जाती है, कभी d की, कभी n की, कभी लैम्डा की, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब उसके बाद पढ़ते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट को समझने से पहले देखिए, सबसे पहले ये डायग्राम समझते हैं, उसका तो ऊपर वाला ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए इंसिडेंट फोटोन को क्या किया, इंसिडेंट फोटोन किस पे गिरा, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे। टारगेटेड इलेक्ट्रॉन के बाद कुछ जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लीजिए कोई फोटोन इंसिडेंट किया किसी टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट किया, मगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड कर जाते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं। किस वजह से स्कैटर्ड इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और कुछ समझे तो वो स्कैटर्ड करती है, और इसी शिफ्ट को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। मतलब कोई भी इंसिडेंट फोटोन किसी भी टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जैसे टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है, उसके बाद होता क्या आपका, होता ये है कि कुछ जो होता है वो तो स्ट्राइक कर लेता है, मगर कुछ जो होता है फोटोन उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण होता क्या है कि वो स्कैटर्ड कर जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है। और उसी फिनोमेना को, उसी शिफ्ट को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। उसी को शिफ्ट को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। इसके प्रूफ भी करवाऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सारे इसके वेवलेंथ कितने होते हैं वो सारा बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखो अब लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज में क्या दे रखा है, लैंग्वेज में क्या दे रखा है वो समझते हैं। देखिए व्हेन एक्सरे आर स्कैटर्ड बाय लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, देखिए व्हेन एक्सरे आर स्कैटर्ड बाय लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक्सरे जो स्कैटर करता है किससे, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही स्कैटर्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स इन ए टारगेट सम स्कैटर्ड एक्सरे हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, उसके बाद बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए टारगेटेड सम स्कैटर्ड एक्सरे, मतलब कुछ वो स्कैटर्ड एक्सरे को टारगेटेड करता है, हैव ए लॉन्ग वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो। मतलब कहने का ये है कि इंसिडेंट फोटोन जैसे ही टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस टारगेट करेगा किसको, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को, उसका हुआ क्या, एंड सम ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, कुछ जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से क्या करेगा, स्कैटर्ड कर जाएगा। तो देख लीजिए साफ करा, व्हेन एक्सरे स्कैटर्ड बाय द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स इन ए टारगेट सम ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ कारण कुछ स्कैटर्ड कर जाएगा। देन द इंसिडेंट रे, then the incident X-ray and this is called Compton shift in wavelength। अगर इस wavelength में शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, Compton shift in wavelength बोला जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी यार ये तो Compton shift in wavelength हो गया, अगर हमसे पूछ लिया जाए Compton इफेक्ट क्या होता है तो देखिए this phenomena in which wavelength of incident X-ray increases, मतलब कि इस फिनोमेना से Compton वेवलेंथ इन एक्सरे की वजह से, कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ की वजह से जो होता है क्या है कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इंक्रीजेज, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे इंक्रीजेज एंड हेंस द एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू स्कैटरिंग फ्रॉम एन एटम। मतलब कि वेवलेंथ बढ़ जाएगा इस फिनोमेना की वजह से, वेवलेंथ बढ़ेगा और एनर्जी आपका डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ एन एटम। इस स्कैटरिंग की वजह से उसी को बोलेंगे हम कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब सिंपल लैंग्वेज ये समझना है कि इस फिनोमेना की वजह से होता क्या है कि आपका इंसिडेंट जो वेवलेंथ होता है वो इंसिडेंट रे क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है और एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, एनर्जी डिक्रीज करता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ एन एटम, एटम के स्कैटरिंग के कारण उसी फिनोमेना को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। शिफ्ट के ऊपर बता दिया। अब देखो, अब ये मैंने बता दिया टारगेटेड इलेक्ट्रॉन पे कुछ स्ट्राइक करता है, कुछ स्कैटर्ड कर जाता है, किसकी वजह से, उसको लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, और इसी को बोलते हैं इस फिनोमेना को कॉम्पटन इफेक्ट। अब इतना चीज आप तो याद रख लिया, 2d sin थीटा n पाई, और n की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। इंटर एटॉमिक गैप ऑफ ए क्रिस्टल, d क्या है, इंटर एटॉमिक गैप ऑफ ए क्रिस्टल, इंटर एटॉमिक गैप ऑफ द क्रिस्टल है, याद रखना, डिस्टेंस नहीं, इंटर एटॉमिक
गैप ऑफ द क्रिस्टल है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, बार्क्स लॉ कॉम्पटन शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं कॉम्पटन शिफ्ट के जितने भी टाइप की जितने भी आपके फॉर्मूले होंगे और उसके डेरिवेशन वो करवा दूंगा। उसके बाद आपके एक्सरे की वेवलेंथ कैसे अरेंज कर सकते हैं अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो भी करवाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में कुछ बताऊंगा। दोस्त हमेशा एक चीज याद रखना मेरे भाई, आप जितने मौज मस्ती करते हो ना, आपके जिस समय पढ़ने की उम्र होती है उस टाइम तो आपको पता है क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है मेरे दोस्त। और साथ में आप अपने गोल से बहुत धीरे धीरे दूर होते जाते हो। और कुछ टाइम ऐसा आएगा ना जब फैमिली प्रेशर आएगा आपके पास, तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकते। बशर्ते आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोलता हूँ अभी से दबा के मेहनत कर लो, जीवन में जीत जाओ। फिर जितनी आज़ादी जितनी मौज मस्ती करनी हो वो कर लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं झेल रहा हूँ, ये पूरे प्रैक्टिकल वे में आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए बोलता हूँ मेरे दोस्त, हम लोग कोई अमीर बाप के बेटे नहीं है। हमें मेहनत करना होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना मौज मस्तियाँ करते रह जाओगे, कभी जीवन में कुछ ना कर पाओगे। तो अपने याद रखना, अपने फैमिली को ध्यान रखना, साथ में अपने माँ को बहुत ख्याल रखना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को वॉच करना। चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।